Hello everyone, my name is Balneet Singh Bedi, your Polity and International Relations faculty. Today we will be discussing one of the most important topic of the polity, that is कि एक स्टेट में गवर्नर का क्या रोल होता है आफ्टर दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। अब हम ये गवर्नर का रोल डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में तमिलनाडु के इलेक्शंस सुने होंगे, जहां पर टीवीके दैट इज तमिलागा वेत्री कजगम पार्टी headed by Chandrasekharan Joseph Vijay has won single largest party and highest number of seats they have got. So we will look that what has happened in Tamil Nadu और ऐसे कैसे असेंबली इलेक्शंस हुए कि उसके बाद यहां पर हंग असेंबली की सिचुएशन आ गई। तो एक बार हम थोड़ा सा तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस का बैकग्राउंड देखते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। So Tamil Nadu Assembly elections in 2026 that was recently took place. There were three parties which fought the elections. First is AIA DMK, that is All India Anna Dravida Munendra Kazhagam, and दूसरी पार्टी है DMK, that is Dravida Munendra Kazhagam, and then third party is TVK. TVK stands for Tamilaga Vetri Kazhagam. Now तमिलनाडु ने वोट करे इन तीनों अलायंसेस को एंड एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इन्होंने अपने अपने वोट्स दिए। अब एआईएडीएमके के साथ थी बीजेपी। अब बीजेपी का ये जो टोटल दोनों पार्टीज को अलायंसेस मिला के हम कहते हैं एनडीए, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब इस अलायंस को टोटल कितनी सीट्स मिली? 53 सीट्स ओनली। अब डीएमके जिसके साथ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब इस पूरे डीएमके पार्टी को और आईएनसी को कहा जाता था सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस। आई रिपीट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस। अब इस अलायंस को कितनी सीट्स मिली इस इलेक्शंस में? इस अलायंस को मिली 73 सीट्स। देन कम्स द ओनली पार्टी Tamilaga Vetri Kazhagam headed by Chandrasekharan Joseph Vijay. Now this party got a massive victory where they have got 108 seats. अब AIADMK को मिली 53, DMK को मिली 73 एंड TVK दैट इज तमिलागा वेत्री कजगम, इस पार्टी को सीट्स मिली 108। अब आप कहोगे सर ये तो क्लियर है ज्यादा, तो इनकी सरकार बननी चाहिए, बट तमिलनाडु असेंबली की अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, सो द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ तमिलनाडु इज द लेजिस्लेटिव असेंबली इज हैविंग 234 सीट्स। अब 234 सीट्स है तो मतलब 118 दैट इज 50%, 118 सीट्स हमें चाहिए in order to form a government in Tamil Nadu. But अगर आप देखो यहां पर तो we have 53 seats, we have 73 seats and we have 108 seats. तो यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है 118 सीट्स की। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर असेंबली इलेक्शन के बाद किसी भी एक पार्टी की मेजॉरिटी ऑफ द सीट, इस केस में 118, अगर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स नहीं आई तो उसे हम कहते हैं अ सिचुएशन ऑफ हंग असेंबली। आई रिपीट, व्हाट इज हंग असेंबली? कि इलेक्शंस के बाद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बाद जब किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स ना आए, पॉपुलेशन ने, तमिलनाडु की पॉपुलेशन ने फ्रैगमेंटेड वोट दिए हैं, बहुत सारी पार्टीज को मेजॉरिटी में ना आना, उस सिचुएशन को कहते हैं हंग असेंबली। अब हम देखते हैं कुछ गवर्नर की पोजीशन जो कि अभी हमने डिस्कस करी कि गवर्नर का क्या रोल होता है जब हंग असेंबली वाले रिजल्ट आते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कन्वेंशंस ध्यान से देखना। नाउ द फर्स्ट वन इज
appointment of CM. We'll be discussing one by one each point so that you get better clarity कि what role governor plays in the hung assembly. Now, appointment of CM, Article 164 कहता है, Article 164, if we go little detail, Article 164 clause 1 कहता है that the chief minister is appointed by governor and all other ministers are appointed by governor on the advice of the chief minister. कहने का मतलब जो भी तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनेगा उसे कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर. इस केस में गवर्नर कौन है? गवर्नर है विश्वनाथ आर्लेकर. विश्वनाथ आर्लेकर, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. Now he is the present governor of Tamil Nadu. अब गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को. Now चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर और बाकी सारे मिनिस्टर आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. बट यहां पर तो हंग असेंबली है, किसी भी एक पार्टी की मेजोरिटी सीट नहीं है, तो भाई किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? वहां पर बात आती है गवर्नर्स डिस्क्रिशन इन हंग असेंबली. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. गवर्नर की क्या रिक्वायरमेंट है? गवर्नर की क्या रिक्वायरमेंट है इन दी हंग असेंबली, या कह लो गवर्नर की क्या डिस्क्रिशनरी पावर है इन दी हंग असेंबली. डिस्क्रिशनरी पावर मतलब जहां गवर्नर अपने मन मुताबिक चल सकते हैं, अपने मन मुताबिक सोच सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं एज पर हिज ओन पर्सनल व्यूज. तो पहला अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर की. वील सी वन बाय वन. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन देयर इज hung assembly or when chief minister dies in office और उसका कोई भी immediate successor नहीं है. This is the first situation. Second situation, जब council of minister they fail to prove their majority, when they fail to prove their majority, तो गवर्नर क्या करता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देता है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देता है. देन लास्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी सपोर्ट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी सपोर्ट, देन ऑल्सो इट डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ हमें यहां पर सिर्फ फर्स्ट केस को देखना है कि हंग असेंबली आई और गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर जी को अब अपॉइंट करना है सीएम. तो गवर्नर की क्या पावर है? गवर्नर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस केस में टीवीके, दैट इज चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, द लीडर ऑफ द पार्टी, उनको कहेंगे कि जोसेफ जी आप अपनी सरकार बनाइए. अब अभी आपके पास नंबर है 108 पर आपको चाहिए 118 सीट, सो यू नीड 10 मोर एमएलएस. अब ये 10 एमएलए लाना किसका काम है? जोसेफ विजय जी का काम है. क्लियर? सो द गवर्नर डिस्क्रिशन इन द हंग असेंबली. देन कम्स द सेकंड पॉइंट, आर्टिकल 163 एंड डिस्क्रिशनरी पावर. आर्टिकल 163 क्या कहता है? दैट गवर्नर हैज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे वैसा ही गवर्नर को करना पड़ेगा. बट इस केस में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ही नहीं, सरकार बननी है, सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर आएगा, वो अपने मिनिस्टर्स अपने मिनिस्टर्स डिसाइड करेगा, अपॉइंट गवर्नर करेगा, बट वो वहां तक पहुंचने के लिए हमें चीफ मिनिस्टर चाहिए. तो इस केस में तो चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, बिकॉज अगेन देयर इज हंग असेंबली, तो वहां पर पावर आ जाती है डिस्क्रिशनरी पावर, जो कि मैंने डिस्कस करी है. अब कुछ कमीशंस क्या रिकमेंड करती हैं? सी, गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो हर जगह फेयर नहीं है. इट इज अनफेयर इन नेचर, इट इज पार्शियल इन नेचर. कभी कभी गवर्नर क्या करता है? गवर्नर एक्ट करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. इट एक्ट एज अ रबर स्टैंप ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट.
वो अपने मुताबिक डिसीजन नहीं लेता, बल्कि जिस पार्टी को या यूनियन गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है स्टेट में, सो ही और शी फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो कुछ कमीशंस बिठाई गई, उन कमीशंस ने अपना सजेशंस दिए कि फॉर एग्जांपल सरकरिया कमीशन, वेंकटाचलिया कमीशन, we have Punchi commission, all these commission have recommended कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर पे थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए। अगर इलेक्शन से पहले कुछ पार्टीज ने अपना प्री पोल अलायंस बनाया है, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी उस अलायंस को दो, आप उन्हें बुलाओ कि वो अपनी पार्टी या अपनी सरकार बनाए। दूसरा चीज, जो अगर ये केस नहीं है, अगर प्री पोल अलायंस नहीं है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाओ जो उसके सबसे ज्यादा सीट्स आई हैं, जो कि इस केस में गवर्नर ने किया है। और अगर वो भी केस नहीं है, देन थर्ड इज पोस्ट पोल अलायंस, कि भाई इलेक्शंस के बाद जो भी अलायंस है आप उन्हें बुलाओ अपनी सरकार बनाने के लिए। देन कम्स कमीशन रिकमेंडेशन, वी हैव डन ऑल ऑफ दीज। देन कम्स द फ्लोर टेस्ट। अब फ्लोर टेस्ट माने क्या हुआ, जैसे यहां पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने सी जोसेफ विजय जी को कहा कि आप ओथ ले लीजिए, आप ओथ ले लीजिए तमिलनाडु के सीएम की। वंस यू एंटर द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका होगा फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट मतलब जितने भी एमएलएज आपके सपोर्ट में हैं, जितने भी एमएलए टीवी के तमिलगम वेत्री कजगम को सपोर्ट करते हैं, वो या तो वॉइस वोट से या फिर बैलेट से आपके फेवर में वोट करेंगे। और अगर 118 हमारे पास वोट आ गए, दैट मींस सी जोसेफ विजय कैन बिकम द सीएम, कैन फॉर्म द गवर्नमेंट इन द तमिलनाडु। दैट इज व्हाट फ्लोर टेस्ट मींस, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। पर्पस क्या है डिस्क्रिशनरी पावर का, क्यों दी गई है गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अपहोल्ड करे, एक स्टेबल गवर्नमेंट का निर्माण करे, एक ऐसे सीएम को बनाए जिसकी मेजॉरिटी हो, जो 5 साल तक गवर्नेंस अच्छे से कर सके और बीच में इलेक्शंस कराने की जरूरत ना पड़े। देन लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मींस दैट सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन हैज रीआइटरेटेड कि गवर्नर को सोच समझकर डिसीजन लेना है। Governor should not act as a representative of the union government. Governor should not act as a puppet of the central government. Rather, it is a independent constitutional office. तो उनको morals के through, उनके values को constitutional office को uphold करना है और एक fair, impartial decision लेना है सीएम नियुक्त करते वक्त या अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए। अब डिस्क्रिशनरी पावर में क्या क्या इश्यूज आते हैं, जैसे मैंने बताया अनइवन स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे 2018 में, जहां पे येदियुरप्पा जी ने सरकार नहीं बना पाए। वहां के गवर्नर ने ये सीएम को 15 दिन का टाइम पीरियड दिया कि आप 15 दिन बाद फ्लोर टेस्ट करवाइएगा। बट 15 दिन इज अ लॉन्ग टाइम किसी सीएम को प्रूव करने के लिए। अब सीएम क्या करेगा, अगर 108 सीट जोसेफ विजय जी के पास आई, उनके पास 15 दिन है टू प्रूव दी फ्लोर टेस्ट या टू प्रूव दी मेजॉरिटी। वो क्या करेंगे, वो करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग या वो करेंगे पॉलिटिकल डिफेक्शंस। कहने का मतलब है वो खरीदारी करेंगे एमएलए की, कि मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, आपको 10 करोड़ दूंगा, आपको मंत्रालय का पद दूंगा, आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। बट सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं चाहता। अभी हमने पीछे पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सो उस मोरालिटी को हमें अपलिफ्ट करना है। तो हर गवर्नर, हर स्टेट का गवर्नर कोई भी इवन स्टैंडर्ड नहीं, अनइवन स्टैंडर्ड, मतलब अपनी अपनी मर्जी से, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर है, पर्सनल डिस्क्रिशन है, सब गवर्नर अपनी सोच सोचकर, अपनी सोच समझ के अपने मुताबिक डिसीजंस ले रहे हैं। गोवा मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। गोवा में, मणिपुर में नेज़मा हेपतुल्ला, शी वाज द गवर्नर, एंड गोवा में हमारे थे मृदुला सिन्हा। बोथ द गवर्नर्स have taken
the decisions or made the use of discretionary power in a wrong manner. उन्होंने सही तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर को यूज नहीं किया. सेम कर्नाटका केस आई शेयर्ड. महाराष्ट्र में बीजेपी पोल अलायंस को गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने ज्यादा महत्व दिया. पोस्ट पोल अलायंस दैट वाज बीजेपी लेड, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जी को भी बीजेपी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया. तो ये इश्यूज हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज किया जाता है बाय दी गवर्नर. तमिलनाडु इशू आई हैव एक्सप्लेन्ड. अभी मैंने आपको पूरा इशू एक्सप्लेन किया राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का. और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने कहा कि जोसेफ विजय जी, आपको ओथ देने से पहले मैं चाहता हूं कि 118 एमपी अपना एक लेटर साइन करके मुझे दें. लेटर साइन मुझे करके दें कि 118 एमपी आपको सपोर्ट कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, कि 118 एमपी जोसेफ विजय जी को चाहते हैं सीएम बनाना. बट ऐसा कोई भी कन्वेंशन नहीं है, ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है. ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने अपने मन मुताबिक डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल इधर किया है. और इसी ने एक डिबेट छेड़ दी है कि कुछ कन्वेंशन होने चाहिए गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर को कंट्रोल करने के लिए. अर्ली फ्लो टेस्ट, भाई एग्जांपल अर्ली फ्लो टेस्ट का ही हुआ. ओथ लेने से पहले मैं कह रहा हूं कि मुझे साइन करके दीजिए, मुझे साइन करके देंगे तब मुझे लगेगा 118 एमपी आपके साथ है. बट ये कहता है, जो एक कन्वेंशन है, एक प्रथा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओनली फ्लो टेस्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी कंसिडर्ड वैलिड एंड नो अदर system or no other point of proving the majority by the governor should be valid. But यहां पर एक early flow test गवर्नर के हाउस में हो रहा है. Then misuse of article 356. अब खुदा ना खास्ता अगर जोसेफ विजय जी की सरकार नहीं बनी तो क्या लगेगा उधर? राष्ट्रपति शासन, that is president rule. Despite him getting 108 seats, he was not able to फॉर्म दी गवर्नमेंट. तो यहां पर मिसयूज हो सकता है आर्टिकल 356 का. कुछ एक्शंस जो गवर्नर लेंगे. पार्टीशनशिप कंसर्न मैंने बता दिया कि गवर्नर थोड़ा फेवर करता है यूनियन गवर्नमेंट को. एंड लास्टली फेडरलिज्म कंसर्न. भाई तमिलनाडु और यूनियन गवर्नमेंट की पहले ही खटपट चल रही है, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट दी स्मूथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इट विल अफेक्ट दी स्मूथ governance by both the union government as well as the state government. अब हम देखते हैं कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. अब एक फेमस केस था बोमई जजमेंट, दैट इज एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एग्जाम पर्पस से आप सिर्फ बोमई केस भी लिख सकते हैं. बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फ्लोर टेस्ट को ही महत्व देना है. मतलब एक सीएम ओथ ले सकते हैं एंड उसके बाद उनको फ्लोर टेस्ट करना है लेजिस्लेटिव असेंबली में टू प्रूव हिज और हर मेजॉरिटी इन दी हाउस. देन सेकंड, नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर. अगेन दिस इज दी सेम, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और एम्फसाइज किया फ्लोर टेस्ट को. देन कर्नाटका रूलिंग. कर्नाटका में भी यही चीज कही गई जो मैंने अभी आपको पीछे केस बताया था येदियुरप्पा जी का. उसके बाद शिवसेना महाराष्ट्र केस. यहां पर भी सिमिलर सिचुएशन थी जब शिवसेना का दो भागों में डिवाइड हो गया था. एक एकनाथ शिंदे थे एंड उद्धव ठाकरे थे. देन फाइनली उद्धव ठाकरे जी ने कुछ समय के लिए अपनी सरकार बनाई थी. यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे जी को कहा था कि ओथ लेने के बाद अगर आप सोचते हैं कि आपके पास एमएलए हैं तो उसके बाद फ्लो टेस्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा. अगेन जुडिशियल एम्फसाइज ऑन फ्लो टेस्ट, जो कि मैं आपको बता रहा हूं. देन लिमिट्स ऑन डिस्क्रिशन, कि भाई गवर्नर की पावर, डिस्क्रिशनरी पावर पर कुछ लिमिट होनी चाहिए कि वो संविधान के दायरे में विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज अपना काम करें. एंड वी नीड लिटिल बिट ऑफ मोर क्लैरिटी, क्योंकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस तो हैं बट पार्लियामेंट कोई कानून बना सकती है, पार्लियामेंट कोई कन्वेंशन स्टैब्लिश कर सकती है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी इस मैटर पर आए. देन वी विल सी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. भाई आगे ये काम कैसे होना चाहिए कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की कोई टसल ना हो.
सबसे पहले कमीशन रिकमेंडेशन, मैंने आपको 3 कमीशन का एग्जाम्पल दिया था, सरकरिया, वेंकटाचल्या एंड पुंची कमीशन. देयर इज वन मोर कमीशन, कुरियन जोसेफ, जस्टिस कुरियन जोसेफ कमिटी. इस कमिटी ने भी कहा कि पार्लियामेंट को कुछ ऐसा शेड्यूल लाना चाहिए जहां पर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स इजीली डिफाइंड हो, जहां पर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स इजीली डिफाइंड हो. देन कोडिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दी, यही कमिटी का एग्जांपल यू कैन गिव. देन स्ट्रेंथनिंग द फ्लो टेस्ट प्रिंसिपल, कि भाई फ्लो टेस्ट इज द ओनली वे टू गेट द आइडिया how many MLAs are supporting the CM or how many MPs are supporting the PM in the case of parliament. Time bound flow test, अभी आपको याद होगा कर्नाटका में गवर्नर ने येदुरप्पा जी को 15 डेज दिए, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर आप फ्लो टेस्ट करवाइए. उन्होंने कहा 15 दिन में तो आप एमएलए खरीदेंगे, डिफेक्शन होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ये संविधान के खिलाफ है या ये डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के एथोस के खिलाफ है. देन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जो पार्लियामेंट्री कानून बनाए, कोड्स बनाए, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस बनाए, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, गवर्नर को उसके मुताबिक ही डिसीजंस लेने हैं. फिक्स्ड गाइडलाइंस बाय द पार्लियामेंट. एंड लास्ट, गवर्नर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गवर्नर से हम एक्सपेक्ट करते हैं देयर शुड बी इम्पार्शियल कंडक्ट, देयर शुड बी फेयर कंडक्ट इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर. सो टुवर्ड्स द एंड, इन कंक्लूजन, just this you can write that governor has to uphold the principles of the constitutional democracy, he has to maintain the federal balance, and he has to make sure that CM should be invited to form the government in the case where the government will be more stable, will be more accountable, will be more transparent, will be more citizen responsive, will focus more on the governance, and it is having stability for the next 5 years, so that the public which has given votes, they also receive the benefits of the best governance. Only they will get the best governance when there is a strong, stable government at the state level or at the union level. So governor plays a very important role to maintain the constitutional morality and to make sure that all his decisions are fair, impartial in nature, which help the public in the long run. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.